के साथ हेमंत कुमार। चीन जिससे भी दोस्ती करता है उसे दगाबाजी जरूर करता है। चीन जिसकी भी मदद करता है उसके साथ छल जरूर करता है। लंबी फहरिस्त है ऐसे देशों की जिनके साथ चीन ने दगा किया, चीन ने जिनके साथ छल किया। कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्होंने चीन की साजिश को भांप लिया और अब वो उससे किनारा करने लगे हैं। लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जो जानबूझकर उसके जाल में फंसते जा रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम पाकिस्तान का है, जबकि नेपाल भी अब उसी के रास्ते पर चलने की कोशिश में लगा है। आज हम आपको चीन के छल की कहानी बताने वाले हैं, साथ ही आपको यह भी दिखाने वाले हैं कि पीओके में कैसे इमरान राज के खिलाफ हजारों लोगों का काफिला सड़क पर निकल गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्पेशल रिपोर्ट। पीओके यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में एक 13 साल की बच्ची के साथ हैवानियत की गई और इस बच्चे के साथ न सिर्फ बलात्कार किया गया बल्कि उसका सिर भी काट दिया गया। इस दरिंदगी के बाद पीओके में कोहराम मचा हुआ है। यहां की आवाम इमरान सरकार और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ आंदोलन कर रही है। यही नहीं, हजारों लोगों की भीड़ पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रही है। ये खास रिपोर्ट देखिए। हाथों में तख्तियां लिए बच्चे सड़कों पर नारेबाजी कर रहे हैं। पाकिस्तान की इमरान सरकार के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। महिलाओं का हुजूम एक बड़े आंदोलन की बुनियाद रखता नजर आ रहा है। इमरान खान की निकम्मी सरकार को लानतें भेजी जा रही हैं। युवाओं और बुजुर्गों की भीड़ इंसाफ की मांग कर रही है। सरकार और प्रशासन की नाक के नीचे होने वाले जुल्मों के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। रियासत मदीना के हिमायती इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ लोगों ने हल्ला बोल दिया। रोज होती नाइंसाफी और कट्टरपंथियों की दरिंदगी ने लोगों को इमरान विरोध का झंडा थामने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की आवाम इमरान सरकार से इस कदर आजिज आ चुकी है कि अब उसने नियाजी राज से आजादी का मन बना लिया है। पहले सौतेला व्यवहार और अब कट्टरपंथी ताकतों की दरिंदगी ने पीओके की जनता का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है। दरअसल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में कुछ ऐसा हुआ कि सड़कों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। पीओके की एक बेटी के साथ ऐसी बर्बरता की गई कि लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन पीओके में एक 13 साल की बच्ची का बलात्कार किया गया। बलात्कार करने के बाद दरिंदे ने उसका सिर कलम कर दिया। इस्लामाबाद से महज 94 किलोमीटर दूर है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मीरपुर जिले का डडियाल। डडियाल में ज्यादा से ज्यादा 100 गांव होंगे, लेकिन छोटी सी आबादी वाले इस कस्बे में एक शैतान ने यहाँ की बेटी को न सिर्फ अपनी हवस का शिकार बनाया बल्कि उसका सिर भी कलम कर दिया। इस घटना के बाद स्थानीय प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। लिहाजा लोग इंसाफ की मांग करते हुए सड़कों पर निकल पड़े। ये लोग पीओके की पिट्ठू सरकार और इमरान खान के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शनकारी मांग करने लगे कि बलात्कार के आरोपी को उन्हें सौंप दिया जाए। अगर स्थानीय प्रशासन और पुलिस आरोपी को फांसी पर नहीं लटकाती तो अंजाम बहुत बुरा होगा। जिस वाकया को बयान करते हुए भी दिल खून की आंसू रो रहा हो, उस दरिंदा सिफ्त इंसान ने उसको कत्ल किया, उसका सर तन से जुदा किया, फिर वापस वो पंजाब चला गया। वो रियासत का बाकी यहाँ पे जो है हर बंदा आके जुल्म सितम कर रहा है, हर बंदा आके अपनी इजारादारी कर रहा है और हम कब तक खामोश रहेंगे। कोई लावारिस बच्ची नहीं है और शहर का बच्चा बूढ़ा और जवान उसके पुश के पीछे खड़े। तुमने जुल्म किया और तुम्हें इस जालिम को फांसी देनी पड़ेगी। इस जालिम की फांसी में अब डुडियाल
किसी ताखीर को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। 13 साल की बेटी से बर्बरता के बाद जब हंगामा बरपा तो स्थानीय पुलिस की नींद टूटी। मामले की गंभीरता को देखते हुए मीरपुर जिले के एसएसपी ने आरोपी के खिलाफ ठोस केस बनाने और उसे सख्त से सख्त सजा दिलाने की बात कही। अभी हम इस फेज में है कि अभी हम उस केस की उसका जो एविडेंस कलेक्शन है वो फाइल हम तैयार कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम एक आध दिन में उसका जो नामुकम्मल चालान है वो जमा करवा देंगे। और बाकी भी जो हमारी उसमें जितनी टेक्निकल जो हमें सपोर्ट चाहिए वो सारे के लिए हमने डीएनए से लेके उसकी जो केमिकल एग्जामिनेशन की जो रिपोर्ट है, जो मैचिंग है, वो सारी चीजें हमने कर रहे हैं। ऑलरेडी हम काफी सारी जो एविडेंस गैदरिंग है वो हम कर चुके हैं। तो इंशाल्लाह हम जबरदस्त एक केस बना के केस को हम कोर्ट में जमा करवाएंगे। पाकिस्तान की इमरान सरकार पीओके के विकास की बात करती है, पीओके को जम्मू कश्मीर से बेहतर बनाने के दावे करती है, लेकिन हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में ना तो किसी तरह का कोई विकास का काम हुआ है और ना ही यहाँ कानून का राज है। पीओके में आतंकी खुलेआम घूमते हैं। पीओके को कट्टरपंथियों ने अपना अड्डा बना रखा है और तो और यहाँ की बहन बेटियों पर इनकी बुरी नजर रहती है। पीओके के लोग अपनी बेटियों को तालीम देना चाहते हैं, जबकि कट्टरपंथी उन्हें अपनी हवस मिटाने का सामान बनाना चाहते हैं। आतंकवादी संगठन पीओके में अपने वजूद को बनाए रखने के लिए सेक्स रैकेट चलाते हैं। आतंकवादी कश्मीरी महिलाओं का बतौर सेक्स स्लेव इस्तेमाल करते हैं। यही नहीं, आतंकवादियों के अलावा पाकिस्तान की सेना भी यहाँ की महिलाओं के साथ बलात्कार करती है। ये इस बात को दर्शाता है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कितनी ज्यादा दयनीय है। पाकिस्तान की जो केंद्रीय सरकार है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों के साथ दोयम दर्जे का ट्रीटमेंट करती है। वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का भी वो लगातार दोहन करती है और वहाँ के नागरिकों में किसी भी तरीके की जो सुरक्षा की भावना है उसकी लगातार कमी देखी जाती है। उनकी जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं उसमें लगातार अभाव बना रहता है और पूरे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के रिसोर्सेज का भी लगातार दोहन करता है, उसका डाइवर्जन करता है। पीओके जैसे वॉर जोन में बलात्कार पीड़ितों के लिए न्याय मिलना किसी सपने जैसा होता है। यहाँ बलात्कारी अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सियासतदानों से जान पहचान और सैन्य संस्थानों से अपने संबंधों का इस्तेमाल करते हैं। महनाज, नसरीन और सोफिया बानो जैसी महिलाएं इंसाफ की आस में बरसों गुजार देती हैं। तो शायद यही वजह है कि अब इस हैवानियत के खिलाफ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से हल्ला बोला जा रहा है। पीओके के लोग पाकिस्तान सरकार की मुखालफत कर रहे हैं। पाकिस्तान में कानून का राज नहीं है और ये बात इमरान खान भी कबूल कर चुके हैं, लेकिन अब ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं जिनसे लगता है कि पाकिस्तान बहुत जल्द गुलामी की जंजीरों में जकड़ जाएगा। हैरान करने वाली यह खबर यह है कि पाकिस्तान के मीडिया पर अब चीन हित की खबरें चला करेंगी। दरअसल पाकिस्तान में चीन एक मीडिया कॉरिडोर बनाने जा रहा है जिसके जरिए वो पाकिस्तानी मीडिया पर पूरी तरह से काबिज हो जाएगा। पाकिस्तान मीडिया पर होगा चीन का कब्जा। तैयार हुआ चीन पाकिस्तान मीडिया कॉरिडोर। चीन पाकिस्तान को पूरी तरह अपनी गिरफ्त में लेना चाहता है। चीन पाकिस्तान को अपनी कॉलोनी बनाकर वहां राज करना चाहता है। साम्यवाद का सब्ज़बाग दिखाकर उसने पूंजीवाद के जरिए पहले पाकिस्तान को कर्ज के दलदल में धकेल दिया, तो अब पाकिस्तान से पूरी दुनिया में अपना प्रोपेगेंडा चलाने के लिए चीन ने वहां की मीडिया को अपना गुलाम बनाने की तैयारी कर ली। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की ही तरह शी जिनपिंग ने चाइना पाकिस्तान मीडिया कॉरिडोर की बुनियाद रखी। इसके जरिए चीन की कोशिश पाकिस्तान और दुनिया में अपनी छवि को बेहतर करना है, वेस्टर्न मीडिया के खिलाफ पाकिस्तान का इस्तेमाल करना है। वॉशिंगटन टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की कोशिश ये है कि वो पाकिस्तान के पूरे मीडिया जगत पर कब्जा कर ले। इसके लिए सितंबर में चीन ने इमरान खान सरकार के साथ चाइना पाकिस्तान मीडिया कॉरिडोर ग्रुप बनाया है। चीन की पहली कोशिश पाकिस्तान की लोकल मीडिया पर कब्जा कर अपनी इमेज को बेहतर करना है। सीपेक के खिलाफ पाकिस्तान के बलूचिस्तान से उठ रही आवाजों को दुनिया तक पहुंचने से रोकना है। तो इसके लिए पाकिस्तान में सरकार का समर्थन करने वाले
थिंक टैंक भी बनाए जा रहे हैं। पिछले हफ्ते ऐसे ही एक थिंक टैंक में इमरान खान ने 1.5 घंटा लंबा भाषण दिया था। अक्टूबर 2021 तक बैरूनी और मुकामी कर्जों का जो मजमूई हुजम है वो 40,279 अरब रुपए तक पहुंच गया है, जबकि अक्टूबर 2020 में जो हमारे मजमूई कर्जे हैं वो 35,504 अरब रुपए थे। कुछ इसी अंदाज में पाकिस्तान का मीडिया इमरान सरकार की खिंचाई कर रहा है। नियाजी के राज में पाकिस्तान की बर्बादी से अपनी कौम के साथ पूरी दुनिया को आगाह कर रहा है। लिहाजा इमरान खान भी चाइना पाकिस्तान मीडिया कॉरिडोर बनाने पर राजी हो गए। चीन का इस्तेमाल कर मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हो गए। तो चीन के सरकारी मीडिया हाउस अब उर्दू में भी खबरें और विश्लेषण प्रसारित कर रहे हैं। शिन्हुआ न्यूज एजेंसी, ग्वादर प्रो और चाइना ग्लोबल टीवी नेटवर्क इसके उदाहरण हैं। इमरान खान के दफ्तर में तो इसके लिए बाकायदा एक नोडल एजेंसी भी बनाई गई है, जिसमें सूचना मंत्रालय और सीपेक से जुड़े अधिकारी शामिल हैं। चाइना पाकिस्तान मीडिया कॉरिडोर का बनाया जाना चाइना की पाकिस्तान के प्रति जो उपनिवेशवादी और आधिपत्यवादी नीतियां हैं, जो साजिशें हैं, उसी का हिस्सा है। चाइना अब पूरे पाकिस्तान के मीडिया पर भी अपना कंट्रोल स्थापित करना चाहता है। चाइना पाकिस्तान को आने वाले वर्षों और दशकों में एक उपनिवेश के तौर पर डेवलप करने की मंशा रखता है। ये बात स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। पाकिस्तान मीडिया पर अंकुश लगाने के लिए चीन ने वहां के जाने माने पत्रकारों को पैसों का लालच देकर अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की मीडिया हाउसेज में चीन भारी निवेश कर रहा है। यही नहीं, चीन के ही हिसाब से न्यूज कंटेंट, प्रेजेंटेशन और सेंसरशिप जैसी चीजें तय हो रही हैं। अवाम की राय को थिंक टैंक और दूसरे सरकारी जरियों से मॉनिटर किया जा रहा है। इसके लिए पाकिस्तान स्थित चीन के दूतावास का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। शी जिनपिंग अपने देश की ही तरह पाकिस्तान की मीडिया को सेंसर करना चाहते हैं। पाकिस्तान मीडिया के सामने ऐसी लक्ष्मण रेखा खींचना चाहते हैं जिसे पार करने पर सजा भी मिलेगी। पाकिस्तान की मौजूदा सरकार भी इस काम में चीन का साथ दे रही है। इस खतरे से अनजान कि मीडिया ने विद्रोह कर दिया तो देश में भूचाल भी आ सकता है। पाकिस्तान के साथ चीन नेपाल में भी अपने पैर बड़ी ही तेजी के साथ पसार रहा है। चीन नेपाल के लुम्बिनी तक रेलवे लाइन और सड़क बनाने जा रहा है। चीन रेल और सड़कों का जाल बिछाकर न सिर्फ नेपाल को अपनी गिरफ्त में ले लेगा, बल्कि भारत की सुरक्षा के लिहाज से देखें तो बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। उपनिवेशवाद, विस्तारवाद या कहें साम्राज्य विस्तार ही चीन का एजेंडा है। इस एजेंडे पर चलते हुए चीन पहले छोटे और गरीब देशों को पैसों का लालच देता है, फिर उन्हें कर्ज के जाल में उलझाता है और उसके बाद इन देशों में विकास के नाम पर लाल झंडा फहराने लगता है। नेपाल भी उन्हीं देशों में शामिल है जो चीन की साजिशों का शिकार बनता जा रहा है। भारत के खिलाफ चीन के लिए एक घातक हथियार बनता जा रहा है। खबर है कि चीन दक्षिण तिब्बत से नेपाल की लुम्बिनी तक रेलवे लाइन और सड़क बनाने जा रहा है। उसका दावा है कि इससे नेपाल की अर्थव्यवस्था सुधरेगी, जो उत्तर कोरिया के बाद सबसे गरीब देश है। चीन इस रेल लाइन और सड़क निर्माण को दक्षिण एशिया में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बता रहा है, जबकि हकीकत क्या है ये सबको पता है। नेपाल तक रेल लाइन और सड़क मार्ग बनाने की योजना चीन ने भारत को ध्यान में रखकर ही तैयार की है। रक्षा जानकारों की माने तो इस प्रोजेक्ट का असल मकसद जरूरत के वक्त अपने सैनिकों को तुरंत भारत की सीमा तक पहुंचाना है। रेल नेटवर्क बिछाने और सड़क बनने के बाद चीन नेपाल के रास्ते काफी कम समय में अपने सैनिकों को भारतीय सीमा पर पहुंचा सकता है। लुम्बिनी में भगवान बुद्ध की जन्मस्थली में, जहां पर और भी देशों के तरह तरह के पगोड़ा बने हुए हैं, चीन बौद्ध के एक्सपेंशन के लिए वहां तक रेलवे लाइन बिछाने की योजना बना रहा है। इस रेलवे लाइन के बिछाने से वह भारत सीमा से महज 8 किलोमीटर उत्तर तक रह जाएगा और उसको इसका इस्तेमाल करते हुए, जिसमें नेपाल की चाहे इच्छा शामिल हो या न शामिल हो, उससे वो भारत के खिलाफ सामरिक संसाधन और शक्तियों को बॉर्डर पे ला सकता है, कोएसिव एक्शंस ले सकता है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने साल 2019 में नेपाल की यात्रा की थी।
इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 20 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे। इनमें से एक समझौता दक्षिण तिब्बत से काठमांडू के नजदीक लुम्बिनी तक रेल लाइन बिछाना भी था। चीन ने इसे ट्रांस हिमालय कनेक्टिविटी नेटवर्क को सुधारने और नेपाल की परेशानियों को दूर करने का नाम दिया, जबकि वो रेल और सड़कों का जाल बिछाकर न सिर्फ भारत को घेरना चाहता है बल्कि नेपाल को इतना मजबूर कर देना चाहता है कि वो चाहकर भी चीन के खिलाफ आवाज न उठा सके। नेपाल को भी पता है कि चीन के मंसूबे क्या हैं, लेकिन कम्युनिस्ट विचारधारा नेपाल सरकार के देश हित वाले प्रथम उद्देश्य पर हावी हो रही है। नेपाल खुद न सिर्फ चीन के जाल में फंसता जा रहा है बल्कि भारत को भी मुसीबत में डाल रहा है। तो खबरों में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्पेशल रिपोर्ट में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड की पहचान अब 5वें धाम सैन्य धाम के रूप में भी होगी। प्रधानमंत्री मोदी के 4 साल पहले देखे गए सपने को पूरा करने की बुधवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुरुआत कर दी है। शहीद परिवारों के आंगन से लाए गए ये माटी कलश अब सैन्य धाम की शोभा बढ़ा रहे हैं। 1734 परिवारों के आंगन की ये मिट्टी जब एक साथ मिली तो रक्षा मंत्री ने सबसे पहले इस माटी का तिलक लगाकर वीरों की भूमि की पवित्रता को चरितार्थ कर दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि इस काम को तय लक्ष्य में ही पूरा होना चाहिए, साथ ही ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि लोग ऑनलाइन भी सैन्य धाम के दर्शन कर सकें और हर शहीद की वीर गाथा अमर रहे। और मुझे खुशी है कि 1734 जो शहीद परिवार हैं उन परिवारों के आंगन की मिट्टी लाकर अब इस उत्तराखंड में सैन्य धाम बनेगा। मेरे बहनों भाइयों, यह कोई छोटी बात नहीं है। शहीद कौन होता है? जिसका मन बड़ा होता है। जिस भव्य और दिव्य देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत सैन्य धाम का स्वप्न हम सभी ने देखा था, अब वो साकार होने जा रहा है। हमारे रणबांकुरों को एक श्रद्धांजलि मात्र नहीं है, बल्कि यह वह स्थान है जहां देश भर के असंख्य युवाओं को राष्ट्र सेवा के लिए भी यह स्थान प्रेरित करेगा। यहाँ ये शहीद परिवारों की आंखें भी सैन्य धाम में आकर नम हो गई। गौरवान्वित है ये भूमि। इस भूमि का जो है जितना भी बोला जाए, जितना भी इसका गुणगान किया जाए उतना ही कम है। और मैं ये कहती हूँ कि मेरे आखिरी पायदान पर हम लोग, और इतने साल बाद मतलब 71 से अब तक अब याद किया जा रहा है, तो हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। 63 करोड़ की लागत से बन रहे सैन्य धाम को अगले 2 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है और 2024 चुनाव से पहले भव्य सैन्य धाम तैयार हो जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। उत्तराखंड का नैनीताल शहर खूबसूरत ही नहीं बल्कि यहाँ की वादियां पर्यटकों को सुकून भी देती हैं। देश भर के पर्यटकों की पसंद वाले इस कुदरती खजाने पर खतरा मंडरा रहा है। होने को पिछले कुछ सालों में शहर खतरे की जद में आया जरूर है, लेकिन अक्टूबर की आपदा के बाद शहर पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। नैनीताल के इस खूबसूरत शहर पर खतरा मंडरा रहा है। अक्टूबर में आई आपदा के बाद खतरा और भी बढ़ गया। बलिया नाले के कटाव के कारण शहर के अस्तित्व को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हल्द्वानी रोड, भवाली रोड के साथ माल रोड और कालागुंडी रोड पर पड़ी दरारों ने शहर को लेकर चिंता बढ़ा दी है। हालात ये हैं कि सिर्फ सड़कों की दरारें ही नहीं बल्कि ठंडी सड़क, राजभवन रोड के साथ टिफिन टॉप और चाइना पीक की पहाड़ियों से हो रहे भूकटाव ने शहर में डर पैदा कर दिया। अब लोग जल्द इसके ट्रीटमेंट की मांग कर रहे हैं। हाँ, जहाँ से ऐसे डिस्टरबेंस हैं, चाहे वो बलिया नाला वाले क्षेत्र में हो, चाहे पीछे आप देखो निहाल नाले वाले इसमें देखें, राजभवन के पीछे वाले क्षेत्र से देखें, तो जगह जगह जो है लैंडस्लाइड हो रहे हैं, जगह जगह गिर रही है। आम जन को और यहाँ के जो हमारी वन्य जीव संपदा है, सबको यहाँ पे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। दरअसल अंग्रेजों के दौरान से ही भूस्खलन होता रहा है, लेकिन 1998 के कॉलेज गेट के भूस्खलन ने अलार्म बजा दिया। पिछले कुछ सालों में नैनीताल शहर के चारों तरफ जमीन धंस रही है, तो संकट
सड़क से लेकर आबादी वाले स्थानों तक है। हालांकि शहर के चारों तरफ से हो रहे कटाव पर अब तक ट्रीटमेंट का काम शुरू नहीं हो पाया है। वहीं जानकार मानते हैं कि शहर से निकलने वाला लेक फॉल्ट इस कदर सक्रिय होने से खतरा बढ़ रहा है। वहीं जिला प्रशासन फिर सर्वे करने की बात कर रहा है। इसको पुनः सर्वे करने के लिए अब आरएफपी वगैरह फ्लोट हो गई थी और लगभग जो किस एजेंसी के माध्यम से वो काम करेंगे वो लगभग फाइनल हो गया है। तो दिक्कतें आ रही है शहर की चारों तो उनको भी उसमें हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं। हमने आगाह किया था जब पहला भूस्खलन हुआ था यहाँ पे 1998 में डीएसबी गेट के पास में, तभी हमने आगाह किया था कि ये फॉल्ट एक्टिव हो रहा है और इसके आसपास में कोई इस तरह का कंस्ट्रक्शन न किया जाए जो कल को दोषपूर्ण साबित हो। एक रिपोर्ट के अनुसार शहर की भार वहन करने की क्षमता 2014 से पहले खत्म हो चुकी है। बावजूद इसके शहर में सरकारी काम से लेकर अवैध निर्माण तक बदस्तूर जारी है। लेकिन जिस तरह की चिंताएं अब शहर को लेकर दिखने लगी हैं, अगर अब भी नहीं जागे तो भविष्य के परिणाम और खतरनाक हो सकते हैं। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18 नैनीताल। तो चलिए इसी के साथ ही हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। नमस्कार।